बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज़ निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबो-गरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पंजाब के फस्तायत ज़दा जो माहौल है उसमें जमूत को तोड़ा उन्होंने। फिर वापसी पे एक अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज़ करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ लिया था, उस वक्त एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह खैबर पख्तूनख्वा से उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइशगाह पे भी गए, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो सुहेल अफरीदी ने और उनके साथियों ने हासिल की है और इमरान खान साहब की चॉइस को अब तक जो है वो दुरुस्त साबित किया है। सरगोदा में ये जुनेद जहांगीर नामी नौजवान के घर में भी गए। ये जो जुनेद जहांगीर है या एक सैयद सलमान रज़ा साहब है, ये दो लोग यूएई में रहते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को यूएई की हुकूमत ने कैद में डाल दिया, उनके इदारों ने कैद में डाल दिया। इनका अब तक कुछ पता नहीं है। तो उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए गए, वहाँ जाके उनकी फैमिली से मिले। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को यूएई की हुकूमत से भी रब्ता करना चाहिए, उनके सफ़ीर से मिलना चाहिए और उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जी अगर कोई जुर्म है तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान भिजवा दें, या उनका इतनी लंबी सज़ा हो गई है उनको आज़ाद किया जाए। काफ़ी अरसा हो गया ये नौजवान कैद के अंदर है, तो उनके लिए कोशिश की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे क्योंकि बादशाह है, अगर आप बात करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, नौजवानों को छोड़ा भी जा सकता है। पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली खान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ एमल वली खान का। और एमल वली खान ने, क्योंकि देखें ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पर इनकलाबी बन जाते हैं। यानी एक ढोंग रचाते हैं कि हम इनकलाबी हैं। ये ढोंग रचाते हैं जनाब हम तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। तो एमल वली खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि निजकारी हो, फौजकारी नहीं। फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फ़ौज ने किया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फ़ौज तो कब्ज़ा ना करें इनके ऊपर, फ़ौज तो इनको ना चलाए। खाद फ़ौज बनाती है, बैंक फ़ौज बनाती है, सड़कें फ़ौज बनाती है, दूध फ़ौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फ़ौज की है, सीमेंट फ़ौज का है, अब रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ फ़ौज की है, रियल स्टेट के बिज़नेस में फ़ौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, शादी हाल फ़ौज के हैं, बेशुमार कारोबार है, बेशुमार कारोबार है। बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स तक बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, बेशुमार चीज़ें। तो इन्होंने कहा जी कि फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम किया है। हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ बदनाम करते हैं। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये एमल वली खान ने कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबीसी ने भी तायद की थी इस बात की कि फ़ौजी फाउंडेशन लगभग 5.90 यानी आप समझ लेंगे $6 अरब के साथ
मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है। यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा फौजी फाउंडेशन है। सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, लगभग 6 अरब डॉलर है इनके पास। इस फाउंडेशन के तहत 30 से ज़ायद सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं। इदारा जो है वो खुराक के हवाले से काम करता है, बिजली की पैदावार करता है, एलपीजी की मार्केटिंग और तकसीम करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के शोबों में भी बहुत काम करता है। तो ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बहुत सारे काम हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो ज़ेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच ज़मीन का भी कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फ़ौज से अभी तक वापस नहीं ले सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? देखिए, अभी एक नई खबर आई है, वो ये है कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहाँ पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध ताश का मुआहदा उसने ख़त्म कर दिया है यकतरफा तौर पे, अभी जारहियत कर रहा है, हमारे साथ डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है? इन डैम से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम यूएई पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गजा अपनी फौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच ज़मीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की ज़मीन है। जबकि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारे गिराए और बड़ी फौज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल बन गए। ये नाज़रीन, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी 20 अरब डॉलर मजीद न्यूजीलैंड वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीज़ों की आपस में ट्रेड है वहाँ पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोज़ाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा वो दुबई पहुंच गए 2 दिन के लिए। एक खबर के मुताबिक, ये खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने। यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वजीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए? क्या कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में? क्या किराए पे चलता है ये या कोई चिंची रिक्शा है ये? भाई इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल किधर गए? ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सूबे का वजीर आला वो कंटोनमेंट में एक घर में जाना चाहता है मिलने के लिए और उसको छावनी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई।
उसके साथ ये फड्डा डाला हुआ है। एक और सूबे की वज़ीर आला है, उसको एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा दिया हुआ है कि ले जाओ, जहाँ दिल करता है घूमो फिरो, इंजॉय करो। वो अपने बाप को लेकर निकल गई। ये अजीबोगरीब कहानियाँ हैं। वो अपने वालिद को सैरें करवा रही हैं और वो दूसरा जो है वो अपने बाप की गेम उठा रहा है। वो बिलावल जरदारी साहब का स्टेटमेंट आप देखें ना, कितना इंटरेस्टिंग है। बिलावल जरदारी ने दावा किया कि सदर जरदारी ने चीन से वो तैयारे मंगवाए थे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं। ये जो दावा है ये सरासर झूठ है और हकायक के मुनाफी है। ये जो तैयारे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं ना, ये J-10C तैयारा है, J-10C। ये तैयारा 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया। 2019 में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई। पाकिस्तान को बाद में खदशा था, कोविड जब ख़त्म हो रहा था, कि इंडिया दोबारा पंगा करेगा। तो दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया, 2020 में फैसला किया और 2021 में ये डील जो है दिसंबर में मुकम्मल हुई इमरान खान साहब के दौर में। और 2022 में 4 मार्च को जहाज़ों का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान पहुंच गया। और ना सिर्फ ये जहाज़ आए बल्कि जिन मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान ने इंडियन जहाज़ तबाह किए वो इन्हीं जहाज़ों पे लगे हुए थे ना, J-10C के ऊपर। PL-15 आपने बड़ा नाम सुना होगा इनका, PL-15। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मारते हैं, बहुत दूर जाके, मीलों दूर जाके, 100 150 मील दूर जाके ये अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। तो ये जो PL-15 और PL-10 मिसाइल्स हैं ये भी इमरान खान साहब ने सौदा किया था और उन्हीं के दौर में ये मिसाइल भी पाकिस्तान को दिए गए थे। लिहाजा ये सारा जरदारी के खाते डाल दिया। वो अपने वालिद को बेच रही हैं, ये अपने बाप को बेच रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। और अवाम जो है वो इन दोनों का सौदा खरीदने के लिए तैयार नहीं। अवाम इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और सूबे की हालत इन्होंने ये की हुई है, कराची के बारे में मैं क्या बात करूं या सिंध के बारे में। आप रावलपिंडी की सिर्फ एक मिसाल ले लें कि गुज़िश्ता यानी 24 घंटों के अंदर एक डाटा आया कि 24 घंटों में रावलपिंडी में डकैती की, राजनी की और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चुराने की 61 वारदातें रिपोर्ट हो गई। 61 वारदातें 24 घंटे के अंदर रावलपिंडी में, एक शहर में रिपोर्ट हो गई। ये जनाब सूरत हाल, 61 वारदातें 24 घंटे में। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई, बेशुमार तो रिपोर्ट ही नहीं होती। यानी हमारे यहाँ पे एक आम तासुर ये है कि हर 3 में से 1 मुकदमा रिपोर्ट होता है और 2 रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर इस हिसाब से हम देखें तो लगभग ये जो 61 नहीं, ये 150 से 200 के करीब वारदातें हुई होंगी। लेकिन 61 ऐसी हैं जो रिपोर्ट हुई और ये मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो गई हैं। नाजरीन, पैरा फोर्स बनाई हुई है इन्होंने, एक गरीबों की रेडियां उल्टा रहे हैं। यानी जहां ये देखते हैं गरीब आदमी का फ्रूट है, जाते हैं। ऐसी संगदिली है, मुझे समझ नहीं आती, क्या मरियम नवाज को इस बात का पता नहीं है? किसी ज़हनी मरीज को भी इस बात का पता होता है कि एक गरीब की सारी जिंदगी का दारोमदार वो रेडी वाला जो है उस रेडी के ऊपर है। उसके ऊपर उसके अगर अमरूद पड़े हुए हैं, केले पड़े हुए हैं, उसके अंदर कोई माल्टे होंगे, कोई और इस मौसम का जो फल है, जो कुछ भी है, वो बेचारा रख के बेच रहा है। ये जाते हैं, जाके रेडी को एक तरफ से पकड़ते हैं और 2 टायर उसके उठा देते हैं। वो रेडी के ऊपर से सारा फल ज़मीन पे गिर जाता है। उसके ऊपर चलते हैं बूटों के साथ, फल को तबाह कर देते हैं। वो आप एक रेडी नहीं तबाह करते, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं कि उसे कर्जा देगा नहीं देगा, वो रेडी बेचारा दोबारा कैसे खरीद सकता है, वो कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा? क्या उस गरीब के लिए आपने कोई दूसरा रास्ता निकाला? नहीं निकाला ना। अब ये एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि ये पैरा फोर्स के खौफ से, जब ये आते हैं ना पैरा फोर्स वाले, तो ये भागते हैं। रेडी वाले, पैरा वाले आते हैं, रेडी वाले भागते हैं, अपनी रेडियां लेकर भागते हैं। वो एक बेचारा गरीब रेडी वाला नौजवान था। अब वो बंदा जो है, उसकी 7 बेटियां हैं, उसकी माँ बता रही थी। रेडी वाला बंदा था, गरीब आदमी था, फ्रूट बेच रहा था, अपनी बेटियों के लिए रिज़्क कमा रहा था। तो ये पैरा वाले आके उसको पकड़ लेते हैं बार बार। ये पकड़ने के लिए आए ना, तो वो भाग रहा था, वो रेडी लेकर भाग रहा था। गरीब आदमी ना, जोर लगता है रेडी लेकर भागने से, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तेज़ होते होते इतनी तेज़ हुई कि उसको हार्ट अटैक आया। खौफ भी है ना, जब खौफ होता है और आप भागते हैं और डर जब आपके अंदर होता है तो आपकी धड़कन और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसे में आपको हार्ट अटैक का खतरा रहता है। वो बेचारा इतना खौफज़दा था, इतना भागा वो अपने फल को लेकर के, ये सड़क पे फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, उसको हार्ट अटैक आ गया। ये उसकी वालदा बता रही है, उसको हार्ट अटैक आया, वो फौत हो गया। तो अब ये रेडी वाले की 7 बेटियां हैं। ये कितनी तकलीफ़ की बात है, कितनी अजियतनाक बात है। ये बच्चियां क्या कभी शरीफ ख़ानदान में किसी को वोट दे पाएंगी? वोट तो छोड़े, ये तो बदुआएं देंगी झोलियाँ उठा उठा के।
ये तो जब तक रहेंगी, जहां पे रहेंगी वहां पे हर जगह पे कहेंगी कि इस खानदान से नफरत करो, इन्होंने हमारे बाप को मारा, वो गरीब रेडी वाला था, फ्रूट वाला था, और इन्होंने सिर्फ जनाब मेरे बाप को कोई मुतबादल रोजगार नहीं दिया। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इंसानों से एक रोजगार छीनना है तो उनको मुतबादल बेहतर रोजगार देना है। ये क्या करते हैं, इंसानों से रोजगार छीन लो, वो खुद ही कमाएंगे जाके, जो मर्जी करते रहेंगे। तो फिर लोग चोरियां डकैतियां करेंगे, जो रावलपिंडी में डाटा आ रहा है। तो ये इन्होंने हरकतें नादरीन करके पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क किया है। नादरीन, अब एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। लीबिया के अंदर जो आर्मी चीफ ने दौरा किया ना, इसके ऊपर एक फड्डा पड़ गया। वहां के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं सादक अल गरयानी, उन्होंने एक मजम्मती स्टेटमेंट जारी किया है। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रखता हूं। ग्रैंड मुफ्ती हैं सादक अल गरयानी लीबिया के। उन्होंने कहा कि खलीफा हफ्तार के साथ पाकिस्तान के मुबैना फौजी मुआहदे की शदीद उन्होंने मजम्मत की है और उसे गैर इखलाकी और ख़तरनाक करार दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि यह हथियार आम शहरियों के कत्ल और लीबिया और सूडान में जारी जंगों को मज़ीद हवा देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने इस मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के किरदार पर भी सवाल उठाया। जो ग्रैंड मुफ्ती सादक अल गरयानी है, उन्होंने लीबिया की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करें, क्योंकि ये मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। ये $4 अरब का मुआहदा है, जिसमें JF-17 लड़ाका तैयारे भी शामिल है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि लीबिया को 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वहाँ पे ये हफ्तार ग्रुप और ये लोग काबिज है, और एक UNA की हुकूमत है, एक GNA की है, एक GNU की है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी। इस तरह 2 हुकूमतें हैं। जो यूनिटी वाली है ना, वो अक़वाम मुत्तहिदा उसको तस्लीम करती है। जो स्टेबिलिटी वाली है ना, उसको अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करती। ये आसिम मुनीर साहब उनको जाकर मिले और उनको हथियार दे रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं आलमी सतह पे जो कवरेज करते हैं, उनका ये दावा है कि ये सब कुछ UAE के साथ मिलकर हो रहा है और पाकिस्तान कतर से अपने आप को दूर कर रहा है। बल्कि ड्रॉप साइट न्यूज़ पे मोहम्मद वकास साहब ने खबर दी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के चंद सहाफ़ियों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ ऐसा डाटा फ्राहम किया गया या ऐसे पैगामात भिजवाए गए जिनमें कतर के खिलाफ रिपोर्टिंग करने का कहा गया। तो पाकिस्तान कतर से दूर हो रहा है क्योंकि कतर के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान UAE के करीब हो रहा है और UAE के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और एक और चीज़ जो हो रही है सोमाली आइलैंड के हवाले से हो रही है, ये मैं आपको इसके ऊपर तफसीलन बताऊंगा आने वाले वक्त में, मैप्स दिखा के कि सोमालिया को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसका इसराइल को क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन से मुल्क इसकी मुखालफत करेंगे और किस बुनियाद पर मुखालफत करेंगे। बहरहाल ये कतर के खिलाफ पूरा एक बयानिया है जो बकौल ड्रॉप साइट के ये लीक शुदा दस्तावेज़ है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बाद पाकिस्तानी मीडिया अरकान को भेजे गए कतर मुखालिफ नुकात, ये उन्होंने बताया जनाब कि ये कतर के पाकिस्तान की गवर्नमेंट खिलाफ हो रही है और UAE के साथ जा रही है। ये इनका दावा है ड्रॉप साइट का। लेकिन अगर आप ये देखें कि सूडान के अंदर लड़ाई के लिए जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, अब वहाँ पाकिस्तान के हथियार दिए जाएंगे, क्योंकि जो हफ्तार ग्रुप है, जो GNS है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करता, जिनसे जाकर आसिम मुनीर साहब मिले, अगर उन्हें हथियार मिलेंगे तो वो हथियार फिर सूडान भी जाएंगे, ये कहा जा रहा है। और सूडान में सारी गेम सोने की है और वहाँ के ज़खायर की है और वहाँ पे जो कुछ मौजूद है ज़मीन पे वो बहुत रिच कंट्री है। अफ्रीका का तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना है और बहुत ज़्यादा वसाइल है। मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया था। तो अब सूडान को लेकर ये एक नया खेल खेला जा रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान को एक प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के हथियार होंगे और लीबिया की फ़ोर्स होगी। सूडान के अंदर जो है वो मुसल्ला लोग होंगे जिनको तैयार किया जाएगा मलेशिया को, और उनके ज़रिए से पहले ही बड़े पैमाने पर कत्लेआम सूडान के अंदर हो रहा है। नादरीन, ये एक और ख़बर है, वो ये है कि PTM के रहनुमा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हाजी अब्दुल समद लाला,
इनको झूठे मुकदमात में जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। आज इनको 1 साल मुकम्मल हो गया है। और याद रखिएगा, इनको सिंध की हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है। बिलावल जरदारी की जमहूरियत अब्दुल समद लाला को गिरफ्तार किया हुआ है सिंध में। 1 साल मुकम्मल हो गया। ये बिल्कुल जमहूरी नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब बेईमानी है। ये पीपल्स पार्टी आज कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी जमात जो इंतशार फैलाती है। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे $2 अरब का स्टेट में नुकसान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने तबाही फेर दी थी। बसें, ट्रेनें, बैंक, ATM, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। बहुत बड़े पैमाने पर सरकार की तबाही इन्होंने की थी। $2 अरब की तो रिपोर्ट छपी हुई है बाकायदा। तो आज ये किस मुंह से किसी और को कुछ कह सकते हैं? अल-जुल्फ़िकार पीपल्स पार्टी ने माजी में बनाई। तैयारा अगवा करने का केस पीपल्स पार्टी के ऊपर माजी में है। बेशुमार चीज़ें पीपल्स पार्टी ने माजी में ऐसी की हैं। अभी ये जो आपकी गैंग वॉर थी, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल था हम सब जानते हैं। किस तरीके से कराची को लूटा गया है, किस तरीके से कराची में खून रेजी करवाई गई है। तो ये पीपल्स पार्टी तो कम से कम किसी और पार्टी को इंतशार वाली पार्टी ना कहे। नादरीन, और ख़बरें हैं लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। लेकिन अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।